गरीब और अमीर का मकर संक्रांति। सीता बहुत ही गरीब थी। उसका 10 साल का एक बेटा था। वो घर जाकर रोटी बनाने का काम किया करती थी, लेकिन बेटे की पढ़ाई और कर्जा उतरने में ही उसकी सारी कमाई चली जाती थी। ऐसे में संक्रांत आने वाली थी। सीता सोच में पड़ जाती है। महीने के पहले दिन ही सारा पैसा फुर हो गया। सोचा था नए साल में न सही, संक्रांत में रोहन को नए कपड़े और तिल के लड्डू बना के दूंगी, पर देखो हाथ में कुछ नहीं बचा। सीता को परेशान देखकर रोहन अपनी माँ की परेशानी समझ जाता है। वो भी माँ के लिए कुछ करना चाहता है। तब वो सोचता है, माँ हमेशा मेरे बारे में ही सोचती रहती है, लेकिन इस संक्रांति में मैं माँ के लिए नई साड़ी खरीदूंगा। मैं अपने हाथों से पतंग बनाऊंगा और उन्हें बेचूंगा। मुझे यकीन है कि मेरी पतंगे भी यूं बिक जाएंगी। रोहन माँ को पता न चले इस तरह से पतंग बनाता है और उन्हें लेकर बाजार में बेचने जाता है। पतंग ले लो भाई, पतंग प्यारी प्यारी, बड़ी बड़ी, छोटी छोटी पतंग। लेकिन लोग दुकान की बड़ी बड़ी और रंग बिरंगी पतंगे ही लेना ज्यादा मुनासिब समझते थे। रोहन की पतंगे कोई नहीं खरीदता। रोहन बाजार से लेकर रास्ते पर चला आता है। एक सिग्नल पर एक गाड़ी रुक जाती है, जहां उसे एक बच्चा दिखाई देता है। रोहन तुरंत गाड़ी के पास दौड़ता आता है और कहता है, सर जी, आप अपने बेटे के लिए एक पतंग खरीद लो सर जी। पूरे दिन में एक भी पतंग नहीं बिकी। अरे चलो जाओ यहाँ से, मेरी गाड़ी से दूर रहो। और मेरे बेटे के लिए ये मामूली पतंग? छी, तुम जैसे रास्ते पर गरीब से पतंग खरीदूंगा क्या मैं? तुमने मेरे बेटे को आखिर समझ क्या रखा है? चलो जाओ यहाँ से। वो अमीर आदमी रोहन को धक्का देता है। रोहन पतंग के साथ नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसकी कुछ पतंगे खराब हो जाती है। बेचारा मुंह लटकाए हुए सोचता रहता है, मुझे तो लगा कि पतंग तो पतंग होती है, लोग किसी भी तरह पतंग खरीद ही लेंगे। उसमें अमीर और गरीब का क्या भेद? लेकिन नहीं, शायद मैं ही गलत था। अभी पता चला कि माँ को गरीबी की वजह से कितना कुछ सुनना पड़ता होगा। रोहन खराब पतंगों को वहाँ छोड़कर अच्छी पतंगे लेकर घर आते रहता है। तब वो देखता है कि एक सजी धजी औरत अपने बेटे को प्यार से तिल के लड्डू खिला रही है। उसका बेटा भी नए कपड़े पहना था और गले में सोने का हार था। ये देखकर रोहन सोचता है, मेरे माँ के पास भी ऐसी ही नई साड़ी होनी चाहिए थी। कुछ पैसे मिल जाते तो मैं कुछ तो खरीद सकता था। ये सोचकर रोहन उदास होकर उन्हें देखता रहता है कि तभी उस औरत की नजर रोहन पर गिरती है। वो चिल्लाते हुए रोहन से कहती है, क्यों रे, तू क्यों ऐसे टुकुर टुकुर देख रहा है? कहीं तू चोर तो नहीं? तेरी नजर मेरे बेटे के गले के चेन पर है। तुम गरीब लोग कोई न कोई सामान लेकर ऐसे घर के आसपास घूमते हो और मौका पाकर चोरी करते हो। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगी। पुलिस का नाम सुनते ही रोहन डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। उस औरत का बेटा नई पतंग लेकर मैदान में आता है और पतंग उड़ाने लगता है। उसके गले में एक सोने की चैन होती है, जिस वजह से एक चोर उसके आजू बाजू में घूमते ही रहता है और वो मौका पाते ही उस बच्चे के गले की चैन को छीनकर भागने लगता है। वो बच्चा रोने लगता है। लोग भी उस चोर के पीछे चिल्लाते हुए भागते हैं, चोर चोर चोर, पकड़ा पकड़ा पकड़ो, अरे चोर पकड़ो, अरे चोर पकड़ो। रोहन ये सब सुन लेता है और अपनी पतंग चोर के चेहरे पर फेंकता है। पतंग का मांझा उस चोर के गले को घेर लेता है और चोर नीचे गिर जाता है। तब तक लोग भी उस चोर के पास आते हैं और उसे पीटने लगते हैं। रोहन सोने की चैन को उस चोर से छीनकर बच्चे को वापस देता है और उसे घर छोड़ आता है। घर में जाकर वो बच्चा अपनी माँ को सारी बात बताता है। उस औरत को रोहन के लिए बड़ा ही बुरा लगता है। बेचारे बच्चे को मैंने भला बुरा कहा, उसे चोर समझा, पर उसने ही मेरे बेटे की मदद की। मुझे उससे माफी मांगनी होगी। दूसरे दिन वो औरत रोहन का पता ढूंढकर उसके लिए नए कपड़े और तिल के लड्डू लेकर उसके घर जाती है। वो औरत रोहन की माँ को सारी बात बताती है। सीता रोहन को बुलाकर कहती है, रोहन, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ बेटा? किसी की मदद करना तो ठीक है, पर पढ़ाई छोड़कर तुम पतंग बेच रहे हो। मैं इतनी मेहनत तुम्हारे लिए करती हूँ ताकि तुम अच्छे से पढ़ सको, पर तुम पढ़ाई छोड़कर ये सब कर रहे हो। माँ, मैं तुम्हारे लिए मकर संक्रांति पर एक साड़ी खरीदना चाहता था, इसीलिए मैं पतंगे बनाकर बेचने की कोशिश कर रहा था। बेटा, तुम अपनी माँ के लिए इतना सोचते हो, ये सुनकर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बेटा, तुम्हारे पास जितने भी पतंगे हैं वो सब मुझे दे दो। मैं वो सारी पतंगे खरीदना चाहती हूँ। वो औरत रोहन की सारी पतंगे खरीदकर उसे पैसे दे देती है।
रोहन अपने कमाई के पैसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और उन पैसों में माँ के लिए एक साड़ी खरीदता है, जिसे देखकर सीता बहुत खुश हो जाती है। इस तरह रोहन मकर संक्रांति के दिन नए कपड़े पहनकर और तिल के लड्डू खाकर अपनी संक्रांत मनाता है। जायंट फिश। लक्षद्वीप की श्रृंखला के एक छोटे से द्वीप पर संतोष नाम का एक मछुआरा अपने परिवार के साथ रहता था। संतोष के परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा बंटी था। संतोष एक दिन अपनी नाव लेकर मछलियां पकड़ने समुद्र में जाता है। कुछ देर तक मछलियां पकड़ने के बाद जोर का तूफान आता है और संतोष की नाव समुद्र में डूब जाती है। संतोष जैसे तैसे समुद्र को पार करके किनारे पर आता है और एक जगह नाराज होकर बैठता है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरी नाव को तो बचाया होता कम से कम। अब मैं क्या करूंगा भगवान, मैं क्या करूंगा? संतोष ऐसा कहता ही रहता है कि उसे किसी के पुकारने की आवाज आती है। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। संतोष इधर उधर देखता है और एक टूटी दीवार की तरफ जाता है। वो देखता है कि एक बड़ी मछली किनारे पर जख्मी होकर मदद के लिए पुकार रही है। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। अरे कमाल है, तुम तो एक मछली हो और बात भी करती हो। तुम यहाँ किनारे पर कैसे पहुंची? थोड़ी देर पहले मैं कम पानी में तैर रही थी, लेकिन तूफान ने मुझे यहाँ उठाकर फेंक दिया और मैं जख्मी होकर यही पड़ी हूँ। संतोष उस मछली के जख्मों पर मरहम लगाता है और उसे वापस समुद्र में धकेलता है। मछली समुद्र में जाती है और संतोष से पूछती है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। आज अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं बच नहीं पाती। नहीं नहीं, धन्यवाद कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। मैंने देखा था कि तुम किनारे पर बहुत नाराज होकर बैठे थे। क्या हुआ, मुझे बताओगे? दरअसल मैं समुद्र में मछलियां पकड़ने गया था, लेकिन इस तूफान में मेरी नाव डूब गई और मैं बेसहारा हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और कैसे अपने परिवार को पालूं। चिंता मत करो दोस्त, ये लो एक कीमती मोती। इस मोती को बेचकर तुम उन पैसों से व्यापार शुरू करो और जब भी तुम्हें जरूरत होगी मुझे बस यहाँ आकर पुकार लेना, मैं आ जाऊंगी। संतोष मोती लेकर उसे बाजार में बेच देता है और उससे मछलियां खरीदकर व्यापार शुरू करता है। इस तरह उसे जब भी मोती की जरूरत होती है वो किनारे पर आकर मछली को पुकारता है और मोती लेकर चला जाता है। ऐसा करते करते संतोष बहुत जल्द ही काफी रुपया कमा लेता है और मछली मार्केट का चेयरमैन बनता है। लेकिन इस बात का संतोष के मामा को पता चलता है। वो अच्छा आदमी नहीं रहता और संतोष के हर हरकत पर नजर रखता है। एक दिन मौका देखकर संतोष और उसकी पत्नी को वो बंदी बना लेता है और उसकी सारी जायदाद पर कब्जा करता है। और संतोष के बेटे बेचारा बंटी रोते रोते समुद्र के किनारे आता है और कहता है, मेरी मदद करो मछली, मेरे माँ बाबूजी का कल से पता नहीं है, मेरी मदद करो। बंटी की ये बात सुनकर समुद्र से मछली ऊपर आती है और बंटी उसे सारी बात बता देता है। मछली बंटी को उसके माँ बाप को ढूंढने का वादा करके उसे वहां से चले जाने के लिए बोलती है। तभी थोड़ी देर के बाद ही वहां पर संतोष आता है और वो मछली से एक मोती मांगता है। हे मछली, मेरी मदद करो और एक मोती मुझे दे दो। मछली सोच में पड़ जाती है कि अभी थोड़ी देर पहले बंटी ने माँ बाप के गुम होने की बात बताई और अभी संतोष यहाँ कैसे। मछली को संतोष पर शक होता है और वो कहती है, ठीक है, तो हमेशा की तरह मेरे मुंह में आओ और मोती लेकर जाओ। ऐसा सुनकर संतोष मछली की तरफ चलने लगता है। मछली समझ जाती है कि ये असली संतोष नहीं है। वो जैसे ही उसके पास जाता है, मछली उसके पैरों को पकड़कर अपने मुंह से पकड़ लेती है और आधा शरीर बाहर ही रखती है। वो बहुत जोरों से चिल्लाता है और कहता है, अरे मुझे माफ कर दो, मैं संतोष नहीं उसका मामा हूँ, कृपया मुझे माफ करो। उसकी चीख सुनकर बंटी वहां आता है और उसे छुड़ा लेता है। मामा होकर भी संतोष और उसके बच्चे के साथ जो किया उस बात का उसे बहुत अफसोस होता है और वो संतोष और उसकी पत्नी को छोड़ देता है और उनसे माफी मांग लेता है।